हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 14 अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीयूटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ। तो पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किसने किया? मुस्लिम लीग ने। पर मुस्लिम लीग के भी किस लीडर ने मेनली पाकिस्तान रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया था या फिर पास किया था? तो क्या वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, क्या वो मौलाना आजाद थे, क्या वो सिकंदर हयात खान थे, या फिर मोहम्मद इकबाल? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर हयात खान। और यहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। मौलाना आजाद हमारे फर्स्ट इंडियन कैबिनेट के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। और मोहम्मद इकबाल वो इंसान है जिन्होंने पार्टीशन को क्रिटिसाइज किया था, और यहाँ तक कि इन्होंने एक देशभक्ति जो सॉन्ग है वो भी गाया था। पर लेटर ऑन ये भी सपोर्ट करते हैं पार्टीशन को। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पार्टीशन हाउ मेनी पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड अपरूटेड फ्रॉम देयर होमलैंड्स। अब पार्टीशन के दौरान चाहे वो बात करें पाकिस्तान की या फिर बात करें इंडिया की, माइग्रेशन कितने लोगों ने किया था, कितने लोग अपरूट हो गए थे, कितने लोगों ने अपने हाउस होल्ड को पीछे छोड़ा और नई जगह पर शिफ्ट हुए? तो क्या वो 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन या फिर 20 मिलियन? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मिलियन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। द एथनिक क्लिंजिंग करेक्टराइज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब होता है रेशली, कि रेस के हिसाब से किसी एक कम्युनिटी की सुपीरियोरिटी को स्टैब्लिश करना किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग, जो हमें हिटलर नाजिज्म के टाइम पर जर्मनी में भी देखने को मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट, इट वाज कैरिड आउट बाय सेल्फ स्टाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी रेदर देन बाय स्टेट। ये भी बिल्कुल सही है। एथनिक क्लिंजिंग जैसी जो चीजें होती हैं वो स्टेट नहीं करती, वो रिलीजियस कम्युनिटीज करती हैं, ताकि उनका कोई पर्टिकुलर जो रिलीजन है वो इस्टेब्लिश हो जाए उस पूरी स्टेट या फिर उस पूरी जगह के अंदर। तो उसे एथनिक क्लिंजिंग कहा जाता है। उसको स्टेट का कोई, स्टेट यहाँ पर स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेम द पर्सन हु सेड दैट देयर आर मेनी स्टीरियोटाइप्स प्रोलिफरेटिंग इन बोथ द कंट्रीज अबाउट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। अब यहाँ पर आपको उस इंसान का नाम बताना है जो कहता है कि चाहे बात करें हम पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की या फिर हिंदुस्तान की, दोनों ही कंट्रीज के अंदर कई तरह के स्टीरियोटाइप्स बन रहे थे। अब स्टीरियोटाइप्स कैसे? जैसे हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज कर रही है अपने वे में अलग अलग तरीके से, कि पाकिस्तान तो क्रूअल है, नॉन वेजिटेरियंस है। और सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स है वो हिंदूज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो तो ब्लैक होते हैं, ऐसे ऐसे। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री बुक के अंदर लिखा गया है। तो क्या वो आरबी धुलेकर हैं, क्या वो मोहम्मद इकबाल हैं, क्या वो आर एम मर्फी हैं, या फिर जेम्स फर्ग्यूसन? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर एम मर्फी। आरबी धुलेकर को हम फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। जेम्स फर्ग्यूसन को हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो सूपा है ना, वो सरपेंट एंड ट्री वर्शिप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने कहा है? जेम्स फर्ग्यूसन ने। असर्शन एंड रीजन। असर्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैज बीन प्रोफाउंडली शेप्ड बाय लेगेसी ऑफ पार्टीशन। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो आज भी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स और टसल होती रहती है, उसको अगर हम बैकग्राउंड से ट्रेस करें तो पार्टीशन ही तो उसकी वजह है। अब उसका रीजन यहाँ पर क्या दिया गया है? परसेप्शन ऑफ कम्युनिटीज ऑन बोथ साइड्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग मेमोरीज ऑफ दीज मोमेंटस टाइम्स। पार्टीशन के टाइम पे कितनी क्रुएल्टी हुई, विमेन के साथ क्या क्या हुआ, इन सब चीजों को ही हम ध्यान में रख के आज जो डिस्प्यूट होते हैं, यही तो चीजों की वजह से होते हैं। पार्टीशन की जो फ्रेमिंग है वही तो आज हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखते हैं। यहाँ पर हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। A North Indian Hindu reform organization of the late 19th century and early 20th century is particularly active in Punjab, which sought to revive. अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, पर्टिकुलरली एक्टिव थी पंजाब के अंदर। उसने किस चीज के रिवाइवलिज्म के ऊपर काम किया था? क्या हिंदुइज्म के रिवाइवलिज्म के ऊपर, क्या ब्राह्मणिज्म के, क्या वैदिक लर्निंग के, या फिर डी नन ऑफ दीज?
तो इसका करेक्ट आंसर है वैदिक लर्निंग। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। इसके फाउंडर का नाम तो मैं आपको बता देती हूँ, दयानंद सरस्वती। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने वैदिक लर्निंग के रिवाइवलिज्म के ऊपर काम किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द लखनऊ पैक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको याद रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1916। अब लखनऊ पैक्ट के अंदर पहली बार कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इकट्ठा जो है साथ आ गए थे, और इन दोनों को ऑर्गेनाइज्ड वे में सपोर्ट किसने किया था, कौन सी पार्टी ने किया था लखनऊ पैक्ट के अंदर, तो वो थी यंग पार्टी। और यहाँ पर कांग्रेस जो है उसने मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वो एक्सेप्ट कर ली थी। What were the reasons due to which during 1920s and 30s tension grew in both the communities? अब both the communities यहाँ पर कौन है, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। तो यहाँ पर कहा है कि 1920s और 1930s में वो कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन जो है वो ग्रू हो गई। तो ऑप्शन है मुस्लिम्स वर एंगर्ड बाय म्यूजिक बिफोर मॉस्क। अभी जो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है म्यूजिक बिफोर मॉस्क, अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मॉस्क के अंदर जो है नमाज चल रही है और उसी टाइम पे कोई और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी जो है अपने सॉन्ग्स बजा रही है या फिर भजन वगैरह बजा रही है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं म्यूजिक बिफोर मॉस्क। और ये जो कॉन्सेप्ट है 1920s और 30s में अपने पीक पर था, जिसकी वजह से मुस्लिम जो है वो हमेशा एंग्री रहते थे। उसके बाद ऑप्शन बी, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट वाज गोइंग ऑन। अब काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट कौन चला रहा था, हिंदूज। पर मुस्लिम्स के लिए काउ सैक्रेड थोड़ी है, वो तो हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए सैक्रेड है ना, मुस्लिम्स के लिए तो नहीं है, तो उनको तो ये अच्छा क्यों ही लगेगा, सही बात भी है। उसके बाद ऑप्शन सी, एफर्ट्स ऑफ आर्य समाज टू ब्रिंग बैक टू द हिंदू फोल्ड दोज हु हैड रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम। अभी तीसरा पॉइंट है जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स जो है वो एंग्री रहते थे, किस कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से। क्यों? क्योंकि जो आर्य समाज है वो काम कर रहा था वैदिक लर्निंग के रिवाइवलिज्म के ऊपर। न सिर्फ इतना ही, अब जो रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम धर्म के अंदर उनको वापस ला रहा है कौन, आर्य समाज। किसके थ्रू, एक मूवमेंट के थ्रू। वो मूवमेंट क्या थी, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अ फिल्म ऑन पार्टीशन puts it communal discord happened before 1947 but it had never led to the uprooting of millions from their homes। अब ये जो कोटेशन यहाँ पर कोट किया गया है ये किस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि टेंशन जो है वो इन दोनों कम्युनिटीज के अंदर हमेशा से रही है, पर इस पार्टीशन के बाद जो है अप्रूव्ड या फिर माइग्रेशन भी हुआ है लोगों ने अपने घर भी छोड़े हैं। अभी हमने पीछे देखा ना कि जो 10 मिलियन लोग थे उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, तो ये अब किस मूवी में दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरम हवा। और ये जो गरम हवा मूवी जो है ना इसको डायरेक्ट किसने किया है वो भी आपको याद रखना होगा कि डायरेक्टर कौन है, तो वो है MS साथ्यू। अगला क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू अ पॉलिटिक्स दैट सीक्स टू यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजियस आइडेंटिटी इन होस्टाइल अपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी। अब इसने कहा है कि जब सरकार जो है रिलीजन के नाम पर स्टेट को चलाने लगी या फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स देश के अंदर स्टेट के अंदर होनी शुरू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या उसे कम्युनिज्म कहते हैं। हमें पता है, हम चाइना के अंदर देखते हैं ना कि कम्युनिज्म होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे फैक्ट्रीज हो या फिर प्राइवेट फार्म्स हो, कुछ भी हो, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि सब इक्वल ट्रीट किए, सबको इक्वालिटी मिले। सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होगा और गवर्नमेंट अपने हिसाब से सबको वो अलॉट करेगी, तो उस आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म कहते हैं। सोशलिज्म समाजवाद जिसमें सोसाइटी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। फासिज्म ये हमने जर्मनी के अंदर भी देखी थी। इसमें क्या होता है, स्टेट जो है वो हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सप्रेस करती है, अपोजिशन को भी सप्रेस करती है और खुद की अथॉरिटी जमाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जिसमें रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जाती है वो है कम्युनलिज्म, ऑप्शन नंबर बी। In which of the following year elections to the provincial legislatures were held for the first time? अब इंडिया के अंदर पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस कब हुए थे, 1930, 1935, 1937 या फिर 1939। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1937। Congress did well in the elections, winning an absolute majority in 5 out of 11 provinces and forming government in dash। अब इसने कहा है कि कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो जीत ली और 11 में से कितने में, 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पर इसने पूछा है कि इनमें से गवर्नमेंट कितनी प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की फॉर्म हुई थी, 6, 7, 8 या फिर 9। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। Where did the Muslim League fail to win even a single seat in the elections? अब इसने कहा है कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1937 में हुए उसके अंदर वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से मुस्लिम लीग ने एक भी सीट नहीं जीती। क्या वो पंजाब है,
क्या वो सिंध है, क्या वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द हिंदू महासभा वाज फॉर्म्ड? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950। Dash, an important Congress leader pointed out that the members of Congress were not allowed to join the League, but they are allowed to join Hindu Mahasabha. अब यहाँ पर उस कांग्रेस लीडर का नाम पूछा है जिसने ये पॉइंट आउट किया कि अगर कोई कांग्रेस मेंबर मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है तो उसे रोका जाता है, whereas on the contrary अगर कोई हिंदू कांग्रेस मेंबर हिंदू महासभा को ज्वाइन करता है तो उसे नहीं रोका जाता। तो ये तो सही नहीं है, तो ये किसने पॉइंट आउट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आजाद। बट लेटर ऑन दिसंबर 1938 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस मेंबर्स को जो असेंबली के हैं उनको भी हिंदू महासभा को ज्वाइन करने से रोका था। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिक्लेयर दैट कांग्रेस मेंबर्स कुड नॉट बी द मेंबर्स ऑफ महासभा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1938। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द मुस्लिम लीग मूव द रिजोल्यूशन? इसका आंसर मैंने पीछे भी बताया था, पर इसकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ था। नेम द उर्दू पोएट हु वाज द राइटर ऑफ सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, मौलाना आजाद, या फिर मोहम्मद इकबाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। नेम द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? अब यहाँ पर आपको उस इंसान का नाम बताना है जिसने जो टर्म पाकिस्तान है इसको सबसे पहली बार कॉइन किया था। क्या वो सादुल्ला खान है, क्या चौधरी रहमत अली है, क्या मोहम्मद अली जिन्ना है, या फिर लियाकत अली खान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली। अब ये जो पाकिस्तान टर्म दी है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर चौधरी रहमत अली कहना चाहते हैं कि पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध, और ये जो तान बच गया ये है बलूचिस्तान। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास होगी तब सही मायने में कंट्री बनेगी जो होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। असर्शन, इनिशियली वन मुस्लिम लीडर्स डिड नॉट सीरियसली रेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान एज अ सोवरेन स्टेट। स्टार्टिंग में मुस्लिम लीडर्स भी पाकिस्तान एज अ सोवरेन स्टेट की डिमांड रखते नहीं थे। रीजन दिया है, इन द बिगनिंग जिन्ना हिमसेल्फ सीन द पाकिस्तान आइडिया एज अ बार्गेनिंग काउंटर। स्टार्टिंग में तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को भी जो है पाकिस्तान अलग कंट्री जो पाकिस्तान होगा ये जो नोशन है, ये जो आइडिया है, एक बार्गेनिंग काउंटर मतलब ठीक नहीं लगता था, और इतनी कोई उनकी मतलब स्ट्रिक्ट डिमांड भी नहीं थी कि हाँ आगे जाके हम पाकिस्तान कंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय गांधी जी, जिसमें उन्होंने एक अपना स्लोगन भी दिया था, डू और डाई। तो यहाँ पर पूछा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सी ईयर में शुरू की गई थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942 के आसपास इसको शुरू किया गया था। In which of the following year the cabinet mission plan was sent to Delhi? अब यहाँ पर पूछा है कि ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान को दिल्ली कब भेजा था? मार्च 1946, फरवरी 1946, अगस्त 1945, या फिर डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर टोटल 3 मेंबर्स थे, वो थे एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि हमें क्रिप्स मिशन में हेड एज अ हेड देखने को मिलते हैं, पर कैबिनेट मिशन के अंदर वो भी एक मेंबर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सन या फिर पर्सन्स हु कंटिन्यू टू फर्मली अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। इसी वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बताया था कि वो कौन से इंसान है या फिर वो कौन पर्टिकुलर पर्सन है जिसने जो आइडिया ऑफ पार्टीशन है उसको कंटिन्यूअसली अपोज किया था। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, या फिर डी बोथ ए एंड बी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू अनाउंस द डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग और पर्टिकुलरली मोहम्मद अली जिन्ना जब कैबिनेट मिशन प्लान की मीटिंग में गए 1946 के अंदर, तो वहां पर हुआ क्या? अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ क्यों, उससे पहले आपको समझना होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान में ऐसा क्या हुआ कि उस मीटिंग से लौटते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। दरअसल 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान की मीटिंग हुई जिसमें ब्रिटिशर्स ने 3 सेक्शंस बनाए। सेक्शन ए के अंदर नदन बेल्ट वाले स्टेट्स आएंगी जिस पर डायरेक्टली कंट्रोल रहेगा कांग्रेस पार्टी का, और सेक्शन बी और सेक्शन सी जो कि वेस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा और ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा, वहां पर किसकी मेजोरिटी रहेगी? मुस्लिम्स की। तो ये अच्छा लगा मुस्लिम लीग को, तो कहीं ना कहीं उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर उसने अपनी एक और डिमांड रखी कि ये जो अब सेक्शन बी और सेक्शन सी के नाम पे प्रोविंसेस बन रहे हैं, आगे जाकर हमारे पास राइट टू सेकेड भी होना चाहिए। राइट टू सेकेड का मतलब क्या होता है? कंट्री से अलग हो जाना, जैसे सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं होती
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कई बार पहले कहा जाता था कि जो नागालैंड है वो एक अलग कंट्री की डिमांड रख रहा है। वो कहता है कि बर्मा जो कि आज का म्यांमार है उसका कुछ हिस्सा प्लस में नागालैंड का कुछ हिस्सा हमें दे दिया जाए और हम एक अलग कंट्री बनाएंगे नागालिम्ब। वैसे ही इन्होंने कहा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में तो मुस्लिम मेजोरिटी रहेगी पर आगे जाकर हम अलग भी होंगे। तो ये चीज कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो कांग्रेस ने इसको अपोज करना शुरू किया और फिर ये पास हुआ ही नहीं, एक टसल बन गया दोनों के बीच में। और फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। तो कब हुआ? मार्च 1946, अगस्त 1947, अप्रैल 1947 या फिर अगस्त 1946? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946। व्हाट हैपेंड इन रिस्पॉन्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे? अब डायरेक्ट एक्शन डे की हमने डेट तो देख ली, रीजन देख लिए, पर उस दिन हुआ क्या था? कांग्रेस हाई कमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग द पंजाब इनटू टू हाफ्स। अब कांग्रेस ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। एक हिस्सा वो जो पंजाब का जो पाकिस्तान को दिया जाएगा और एक हिस्सा वो जो आज हमारे पास है। इट आस्क फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर प्रिंसिपल टू बंगाल एज वेल, और ये सेम प्रिंसिपल बंगाल पर भी लगाने का कही गई। और हमने देखा ना कि 1905 में बंगाल का विभाजन भी हो गया था, पर इसमें सेम प्रिंसिपल पर कहने की डिमांड रखी गई जो पंजाब में हुआ। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु कंपेयर्ड गांधीज अराइवल विद द अराइवल ऑफ रेन आफ्टर अ पर्टिकुलर लॉन्ग एंड हार्श समर। अब ये कोटेशन है जिसमें कहा गया है कि गांधी के अराइवल को किसने कंपेयर किया था एक ऐसी रेन जो कि काफी लंबे टाइम के बाद हुई। मौलाना आजाद ने, चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर अहमद दहलावी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमद दहलावी। असर्शन एंड रीजन, असर्शन है द इफेक्ट ऑफ फास्ट वाज इलेक्ट्रिक, रोट मौलाना आजाद। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने जो फास्ट किया था उसका जो इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिक था। किसने कहा था? मौलाना आजाद। अभी इसका मतलब क्या है, रीजन क्या दिया गया? एज व्हेन ही बिगेन अ फास्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ हार्ट अमेजिंगली मैनी हिंदूज एंड सिख्स माइग्रेंट्स फास्टेड विद हिम। बिल्कुल सही है, तभी तो इलेक्ट्रिक हुआ। जैसे ही गांधी जी ने फास्ट किया, गांधी जी को देखकर हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, उन्होंने भी फास्ट करना शुरू कर दिया। तो इसका इफेक्ट जो है वो एक तरह से डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेम द पर्सन हु रोट द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी भुटालिया। अब इसके अंदर इन्होंने, रावलपिंडी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक विलेज है थोआ खालसा। अब वहां पर क्या हुआ, जैसे ही पार्टीशन होना शुरू हुआ तो 90 विमेन जो है वो वेल के अंदर जंप कर गई इन ऑर्डर टू सेव देयर ओनर, क्योंकि वो जो एनिमी जो है उन एनिमी के हाथों में नहीं जाना चाहती थी। तो इसी स्टोरी को नरेट किया है उर्वशी भुटालिया ने अपनी बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, ये हम 1857 रिवोल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्होंने एक अपनी पोयम लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद एस एन रॉय जो है वो हम हड़प्पा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एस एन रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी। Who rejected the Jinnah's two-nation theory through political action, breaking away from Pakistan and creating Bangladesh in 1971 and 1972? अब यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी उसको किसने क्रिटिसाइज किया। न सिर्फ क्रिटिसाइज, न सिर्फ उसको ना माना, बल्कि बांग्लादेश की क्रिएशन को भी सपोर्ट किया। तो क्या वो वेस्ट पाकिस्तानीज थे, क्या वो बंगाली मुस्लिम्स थे, क्या वो ईस्ट पाकिस्तानीज थे, या फिर बोथ बी एंड सी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि बंगाली मुस्लिम ही तो ईस्ट पाकिस्तानीज है जो आज के बांग्लादेश में रहते हैं। मोहम्मद उमर wrote to whom that with great humility I beg to state that I do not feel myself safe except under your protection, therefore in all kindness be good enough to grant me seat in your hospital। अभी एक स्टोरी दी गई है बॉक्स के अंदर एनसीईआरटी के, जिसमें मोहम्मद उमर जो है एक डॉक्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर आप ना होते तो शायद मैं तो आज मतलब होता ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे सही टाइम पे अपने हॉस्पिटल में जगह दी और मेरा जो है मतलब मेरी इंजरीज को क्योर किया। तो वो किसको कहते हैं? क्या वो अहमद दहलावी को कहते हैं, क्या वो खुशदेवा सिंह को कहते हैं, रहमत अली को, या फिर डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेम द पर्सन हु रोट अ बुक नेम्ड लव इज स्ट्रॉन्गर देन हीट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। तो इस बुक को लिखने वाले इंसान का नाम है खुशदेवा सिंह, जो कि एक डॉक्टर थे, अभी हमने पीछे देखा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड महात्मा गांधी टूर्स नोआखली इन ईस्ट बंगाल टू रिस्टोर कम्युनल हार्मनी? तो महात्मा गांधी नोआखली कब जाते हैं इन ऑर्डर टू रिस्टोर कम्युनल हार्मनी? तो जब जाते हैं जब हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो गई थी और पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, पर उस टाइम पे कई जगह पर कम्युनल जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और उन्हीं को सोल्व करने के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए थे। तो कब गए थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 14-15 अगस्त 1947। नेम द पर्सन हु रोट द बुक नेम्ड सिया हसीए ब्लैक मार्जिन्स। तो इस बुक को लिखने वाले इंसान का क्या नाम है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सादत हसन मंटो, जो कि एक उर्दू राइटर थे। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये जो राही मासूम राजा, सैयद वलीउल्लाह, अमिताभ घोष, इंतजार हुसैन, ये सारे पोइट्स हैं या फिर राइटर्स हैं, और अब ये इनकी कंपाइलेशन है, मतलब किस किस लैंग्वेज में थी वो आपको बताना है। तो राही मासूम राजा हिंदी में लिखते थे, ए का थर्ड, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सैयद वलीउल्लाह बंगाली में, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बी का टू, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अमिताभ घोष इंग्लिश में लिखते थे और इंतजार हुसैन उर्दू में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिकीड मीन्स टू विड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब मैंने पीछे भी बताया था कि सिकीड का मतलब क्या होता है। सकेड या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट, इनका मेन मकसद या फिर मेन एम ही क्या होता है, एक कंट्री से अलग होकर, कुछ हिस्सा अलग होना चाहता है कंट्री से, और वो अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंस, अपने आप को सोवरिन स्टेट बनाना चाहता है, तो इसे कहते हैं सेकेड। कॉन्फेडरेशन, इट रेफर्स टू अ यूनियन ऑफ फेयरली ऑटोनोमस एंड सोवरिन स्टेट्स विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारी जो दोनों ही स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेम द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ लैंड होल्डर्स हिंदू, मुस्लिम एंड सिख इन पंजाब। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियनिस्ट पार्टी। In which of the following provincial elections the Congress swept 91.3% of the non-Muslim votes, and Muslims were equally spectacular as they won 442 out of 509 seats in provinces. अब ये कौन से इलेक्शंस थे? जो पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उसमें तो हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में पाकिस्तान ने एक सीट तक नहीं जीती थी, और सिंध में 3 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 33। ऐसी 84 सीट्स के आसपास जीती थी पंजाब से। पर वो कौन सा प्रोविंशियल इलेक्शन था जिसमें मुस्लिम लीग की कंडीशन जो है काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है, और कांग्रेस ने यहाँ तक कि 91.3% ऑफ द टोटल मुस्लिम वोट्स गेन किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। It means that Muslims could now elect their own representative in designated constituency। अब इसका सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलरली तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होगा वो तुम्हारी ही कम्युनिटी से होगा, प्लस उसे इलेक्ट भी तुम ही करोगे। इसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं। मतलब अगर मुस्लिम किसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम्स की है, तो वहां पर उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही देंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। इट वाज क्रिएटेड बाय कॉलोनियल्स इन 1909। और इसे सेपरेट इलेक्टोरेट का ये जो कॉन्सेप्ट है लेकर कौन आया था, ब्रिटिशर्स। कब, 1909 में। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसे कहा जाता है, एंड एक्सपेंडेड इन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। क्रूशली शेप्ड द नेचर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। रिलीजियस आइडेंटिटीज दस एक्वायर्ड अ फंक्शनल यूज विद इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। अब अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होगी तो रिलीजियस आइडेंटिटीज तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चारों स्टेटमेंट सही हो जाती है। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906। इनिशियली द मुस्लिम लीग वाज फ्लोटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो गई, पर कहाँ हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। द लखनऊ पैक्ट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में पीछे भी दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यंग पार्टी। In which of the following plan or offer the whole India was divided into two sections, where section A for the Hindus and section A and B were for the Muslims। इसका आंसर भी मैंने पीछे बताया था कि 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसमें 3 सेक्शंस में इंडिया को डिवाइड किया था। सेक्शन ए जो है वो हिंदूज को दिया गया, एंड सेक्शन बी एंड सी फॉर द मुस्लिम्स। तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान। द उर्दू स्पीकिंग पीपल वर नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। तो उर्दू स्पीकिंग पीपल को कहा जाता है मुहाजिर्स। In which of the following year the operation recovering women was ended after partition। दरअसल पार्टीशन के बाद दोनों ही कंट्रीज में एक ऑपरेशन चलाया गया था यूनानिमसली, जिसमें अगर इंडियन विमेन पाकिस्तान के अंदर है तो उन्हें वापस लाया जाएगा, सिमिलरली अगर पाकिस्तान की कोई विमेन इंडिया के अंदर है तो उसे वापस लौटाया जाएगा। तो वो ऑपरेशन एंड कब हो गया था, तो वो हुआ था 1954 के अंदर। Which of the following is not an advantage of oral history। अब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ओरल हिस्ट्री के अंदर एक एडवांटेजियस पॉइंट नहीं है। इट इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी। इट एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ इग्नोर्ड पीपल, ये तो बिल्कुल सही है। ओरल हिस्ट्री के थ्रू हम उन लोगों के बारे में भी जान पाते हैं जो हमेशा इग्नोर किए गए इतिहास के अंदर। इट प्रोडेंस द स्कोप ऑफ हिस्ट्री, ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अदर देन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिकॉर्ड्स, ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिकॉर्ड्स वो तो हमारे पास रिटर्न फॉर्मेट में होती है, पर ओरल हिस्ट्री से हमें कुछ और बातें भी पता चलती हैं। बट ओरल हिस्ट्री जो है ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्रोनोलॉजी में हो।
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, ये एक एडवांटेजियस पॉइंट नहीं है ओरल हिस्ट्री का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम्स। अब किस ईयर के अंदर ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स की फॉर्म में। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1909। which of the following event which of the following event brought the British Raj in India to its knees। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो कि 1940 में आया था। तो इससे एज सच ब्रिटिशर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था कि हम कह रहे हैं कि वो अपने घुटनों पर आ गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर से मतलब उनको दिक्कत तो हुई थी, पर वो इंडिया की वजह से थोड़ी हुआ था, वो तो एक वर्ल्ड वाइड वॉर थी ना। प्रोविंशियल इलेक्शन से ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो वो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में गांधी जी लेकर आए थे, जिससे ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल घबरा गए थे। और इसी मूवमेंट के रिस्पॉन्स में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, तो वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार देख चुके हैं। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया, किसने भेजा, ब्रिटिशर्स ने भेजा। कितने मेंबर्स थे इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है, जो करेक्ट हो जाता है। और वो 3 मेंबर्स कौन कौन थे, तो वो था एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।